हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीव प्रजापति। आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय संजीव प्रजापति में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की हमारी क्लास फिजिक्स की क्लास होने वाली है और इस क्लास में जैसा कि बताया जाता है कि ये क्लास डेली साइंस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है। वो सारे स्टूडेंट जो साइंस के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको यहाँ से साइंस के क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। इस क्लास को मुख्य रूप से टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड के स्टूडेंट्स और आईआईटी नीट की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का संकलन कर दिया जाता है और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग हमारे यूट्यूब चैनल को, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो कैसी लगी ये अंत में कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मैं आपके लिए मोटिवेट होकर के और अच्छी वीडियो बनाता रहूं, अच्छे प्रश्नों का संकलन करूं। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं फिजिक्स का ये सेशन। फिजिक्स के पहले क्वेश्चन में पूछा गया है, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड है, तो वायु में चाल ध्वनि की कितने किलोमीटर प्रति आवर होगी। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन देखिए बोर्ड पर। पहला प्रश्न है, वायु में ध्वनि की चाल, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड है, तो ध्वनि की चाल, वायु में किलोमीटर प्रति आवर में होगी। इस प्रश्न को जरा अच्छे से पढ़ेंगे। एक ही बात को घुमा करके उन्होंने दो तरीके से बोला है। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड है, तो ध्वनि की चाल वायु में कितनी होगी। वायु में ध्वनि की चाल और ध्वनि की चाल वायु में बात एक ही है। उन्होंने दो तरह के को बोला है, वायु में ध्वनि की चाल और ध्वनि में वायु की चाल। यहाँ पर लिखा है मीटर पर सेकेंड में, हमसे पूछा है किलोमीटर पर सेकेंड में। हमें इसके सोल्यूशन के लिए कुछ ज्यादा नहीं करना है, केवल जो ध्वनि की चाल है, ध्वनि की चाल कितना दिया है 332 मीटर पर सेकेंड, इसी को हमें किलोमीटर पर आवर में बदल देना है। 332 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर में बदलते हैं, क्योंकि ये मीटर पर सेकेंड है तो किलोमीटर बड़ा होता है। तो ऐसे में क्या करते हैं, 18/5 से इसको डिवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं, इसको 18/5 से डिवाइड कर देते हैं। 5 से डिवाइड करेंगे, इतना आएगा 5 से 30, 5 से 30, 5 से 20 आ गया ना। इसका आंसर हमको मिलता है 1195 10 डेसिमल। ठीक है, तो 1195.2 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आज का पहले प्रश्न का सलूशन हुआ। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा ये सेशन पसंद आ रहा होगा। दूसरा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक पदार्थ का 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 डिग्री पर घनत्व दिया हुआ है और रेखीय प्रसार गुणांक पूछा है। चलिए हम लोग चलते हैं तापीय प्रसार के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तापीय प्रसार के दूसरे प्रश्न की तरफ। तापीय प्रसार का प्रश्न कह रहा है, किसी पदार्थ का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर घनत्व कितना है, 10 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर
घनत्व कितना हो जाता है 9.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। ठीक है, अब हमसे अब क्या पूछा गया है, बोला है बताइए रेखीय प्रसार गुणांक कितना होगा। तो हमसे रेखीय प्रसार गुणांक पूछा है। रेखीय प्रसार गुणांक मतलब अल्फा इक्वल टू 1 पूछा गया है। इस प्रश्न को देखकर हमें लगता है कि घनत्व जो है ये रिलेटेड होता है वॉल्यूम से। किससे रिलेटेड होता है, वॉल्यूम यानी आयतन से रिलेटेड होता है। इसका सलूशन लेने के लिए हम लोग देखते हैं घनत्व के लिए अल्फा का मान निकालेंगे, लेकिन आयतन जब हमें दिया जाता है तो हम क्या करते हैं, अल्फा का मान ना निकाल करके गामा का मान निकालते हैं। ठीक है, गामा बराबर होगा डेल्टा बी, यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा टी अपॉन बी इंटू डेल्टा टी। जैसा कि आपको मालूम है डेल्टा टी डी कितना हो जाएगा, घनत्व में अंतर हो जाएगा 10 में से अगर हम 9.7 को माइनस करते हैं तो हमको 0.3 मिलता है। कितना मिलता है 0.3, और हमें घनत्व दिया कितना है 10 ग्राम। कितना दिया 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और डेल्टा टी यानी टेम्परेचर में होने वाला परिवर्तन कितना दिया है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। 100 माइनस 0 करेंगे तो 100। ठीक है, इस तरह से इस सोल्यूशन को अगर हम देखें तो कितना आ रहा है 0.3 गुणे 10 की घात -3। इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 3 गुणे 10 की घात -4 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमसे रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा का मान पूछा, हमने गामा का मान निकाल लिया है। अब गामा का मान निकालने के बाद हमें अल्फा का मान निकालना हो तो क्या करते हैं गामा अपॉन 3, क्योंकि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं गामा बराबर 3 अल्फा से, गामा बराबर 3 अल्फा होता है। और गामा बराबर 3 अल्फा से हमने क्या निकाला अल्फा बराबर गामा अपॉन 3। गामा यानी कि आयतन प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक ऊपर लिखेंगे 3 गुणे 10 की घात -4 अपॉन 3 बन जाता 3। मिलने वाला आंसर हमारा होगा 10 की घात -4 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। ये आंसर हमारा 4 में से किसी एक ऑप्शन में लिखा रहेगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो कल की थी, वही बात आज फिर से दोहराएंगे। टार, टेस्ला और ओरेस्टेड किसके मात्रक हैं। उनसे बार बार बहुत बार पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है टार, टेस्ला, ओरेस्टेड किसके मात्रक हैं। ठीक है ना, टार, टेस्ला और ओरेस्टेड। क्योंकि अगर हम भूल जाएंगे और टार, टेस्ला और ओरेस्टेड किसके मात्रक हैं तो हो सकता है कि कहीं प्रश्न आ जाए तो हम 4 क्वेश्चन नंबर हमारे कम हो सकते हैं, यानी एक प्रश्न के अंक कम हो सकते हैं। हम बताते हैं टार, बार बार बताया है टार का मात्रक होता है, टेस्ला चुंबकीय प्रेरण का मात्रक होता है, और जबकि ओरेस्टेड होता है वो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। दोस्तों मुझे लगता है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो से पसंद आ रही है तो प्लीज नीचे जाकर के लाइक करें। वीडियो लाइक करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आगे से नेक्स्ट क्वेश्चंस का संकलन करके नई वीडियो बनाते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। नंबर 4 हमारा विमीय विश्लेषण से संबंधित है। नंबर 4 हमारा विमीय विश्लेषण से संबंधित है। यहाँ हमें एच यानी प्लांक नियतांक, ईटा यानी श्यानता गुणांक, कैपिटल जी यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और आर यानी कि प्रतिरोध, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध की बीमा बतानी है। अब ये बीमाएं हमारे पास बहुत बार पूछी जाती हैं। इनकी बीमाएं निकालने के लिए कई अलग अलग सूत्र बताए जाते हैं। एच के लिए मैंने आपको बताया था, एच किसका दोस्त है, चे का। अब ये चे कौन है, ये है कोणीय संवेग। चे का सूत्र होता है आई ओमेगा, आई का होता है फॉर्मूला एम आर स्क्वायर, ओमेगा का होता है 2 पाई एन। या 2 पाई जो है कांस्टेंट है, कांस्टेंट की बीमार नहीं होती है।
और एम आर स्क्वायर है, सॉरी ये आर स्क्वायर है, तो एम आर स्क्वायर की विमा हो जाएगी एम एल स्क्वायर, एन की विमा हो जाएगी टी की पावर -1। दोस्तों आपने देखा प्लांक नियतांक एच की विमा कितनी आसानी से फार्मूले से निकल जाती है। इसी तरह से अगर देखा जाए ईटा की विमा अगर निकालनी हो तो ईटा की विमा के लिए हमें एक फार्मूला होता है एफ बराबर माइनस ईटा ए एफ बी टी बी ओवर टी एक्स। यहाँ से ईटा की वैल्यू हमें काउंट करनी होती है, लेकिन बट यहाँ से ईटा की वैल्यू काउंट करना बहुत मुश्किल है, थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है। समय को बचाने के लिए हमने ईटा की वैल्यू का सोल्यूशन निकालना है। ईटा का कोड वर्ड होता है 1-11। कितना होता है 1-11। 1-11 को जब हम तोड़ते हैं तो क्या मिलता है 1 -1 और -1। जब हमें इस तरह से 1-1 मिल जाता है तो क्या करते हैं एम एल टी रख देते हैं। तो इस तरह से हमें श्यानता गुणा की ईटा की बीमा प्राप्त होती है, वो बीमा होती है एम एल -1 टी -1। दोस्तों आप लोगों को बीमा निकालना आ रहा होगा और जो तरह से ट्रिक से मैं बता रहा हूँ ये ट्रिक आपको पसंद आ रही होगी, ठीक है। अब कैपिटल जी की बात करें, कैपिटल जी कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक को, यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए अगर हम कैपिटल जी बराबर एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2 पर लिख कर कैलकुलेट करें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें कैलकुलेट नहीं करनी है। इसकी बीमा भी मैं सूत्र में बता चुका हूँ, -12 के बीच में +3 लगना। क्या कहना -12 के बीच में +3 लिखेंगे, यानी कि -12 कैसा हो गया -12 और बीच में प्लस का 3, यहाँ पर m l यहाँ पर t इक्वल टू क्या हो गया m -1 l + 3 t -2। ये बीमा हो जाती है हमारी कैपिटल जी की बीमा, ठीक है ना। आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद में चलते हैं हम लोग आर की तरफ। तो रेजिस्टेंस के लिए अगर हमें सूत्र निकालना हो तो हमें सबसे पहला सूत्र दिमाग में आता है P बराबर आई आर। यहां से अगर R की वैल्यू निकालें, R बराबर B अपॉन आई, तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें, कैलकुलेट करने में टाइम क्यों खर्च करेंगे जब हमें सीधे से पता है, क्योंकि R की बीमा जो होती है 12-32 होती है। कितनी होती है 12-32। 12-32 को ऐसे लिखते हैं हम लोग 12-32। अब क्या क्या आगे लिखने हैं M L T A। इस तरह से हमने देखा कि m1 l स्क्वायर a की पावर -3 a की पावर -2 ये हमारी रेजिस्टेंस की बीमा आ जाती है, ठीक है दोस्तों। ये हमने आज बात की बीमा पर। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 पे लिखते हैं, क्या कारण है कि रात्रि में ध्वनि की तीव्रता बढ़ जाती है। ध्वनि की तीव्रता बढ़ जाती है या ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। मैं आपको बताऊं ध्वनि की चाल रात्रि में क्यों बढ़ जाती है। रात में ध्वनि की चाल क्यों बढ़ जाती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे से पूछा जाता है। ध्वनि की तीव्रता बढ़ जाती है, देखो रात्रि में ध्वनि की तीव्रता बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, हमें ये हमारा प्रश्न नंबर होगा 6 नहीं 5। अब इसका सलूशन देंगे तो हम आपको बताएंगे घनत्व के बढ़ जाने के कारण रात्रि में वायु का जो घनत्व होता है, वायु का घनत्व बढ़ जाने के कारण वायु के घनत्व का बढ़ जाने के कारण क्या होता है, रात्रि में ध्वनि की तीव्रता बढ़ जाती है। ये नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर था 5। क्वेश्चन नंबर 6 है कालांतर और पथांतर में संबंध लिखिए। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कालांतर और पथांतर में संबंध। क्वेश्चन में लिखे आता है कालांतर और पथांतर में संबंध बताइए। अब क्वेश्चन में सोल्यूशन दिखाया है, तो सोल्यूशन में बहुत सारे हमारे पास तो फार्मूले लिखे होते हैं, उनमें से सही फार्मूले को हमें टिक करना होता है, ऑप्शन में ओएमआर शीट में लिखना होता है, ताकि हमें एग्जाम को क्वालिफाई कर सके। हमारे पास क्या होता है, कालांतर को हमें पाई से दिखाते हैं, ठीक है, और पथांतर को डेल्टा एक्स के दिखाते हैं। इसका फार्मूला होता है डेल्टा पाई। डेल्टा पाई क्यों? कलाओं में अंतर है, पथांतर पथों में अंतर है। कालांतर डेल्टा पाई बराबर होता है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। दोस्तों यही संबंध है जो हमसे पूछा गया है, यही संबंध है जो हमसे पूछा गया है। जब हम अंतर की बात करते हैं तो वहां पर हम डेल्टा लिखते हैं, ठीक है, आई बात समझ में? आइए चलते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 है, ध्वनि का अधिकतम वेग। लिखा है क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है हमारे सामने, ध्वनि का अधिकतम वेग है और नीचे कुछ पदार्थों के नाम लिखे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ध्वनि का अधिकतम वेग। अब बताना है किस में है, जल में यानी पानी में या तेल में, या तेल में या दोनों में। अधिकतम वेग किस में है, पानी में, जल में, तेल में या इस्पात में या वायु में। दोस्तों हमें मालूम है ध्वनि की चाल जिस माध्यम में प्रोपिगेशन करती है, गति करती है, आगे बढ़ती है, यानी ध्वनि जिस माध्यम में आगे बढ़ती है उस माध्यम में उपस्थित या उस माध्यम के घनत्व पर डिपेंड करती है। जिस माध्यम का घनत्व जितना अधिक होगा ध्वनि की चाल उस माध्यम में उतनी ही अधिक होती है। तो ध्वनि की चाल यहाँ पर सर्वाधिक किसमें होगी, इस्पात में, क्योंकि इस्पात का घनत्व तो सर्वाधिक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, तरंग में लगातार तरंगों के बीच की दूरी क्या, कालांतर कितना होगा। तरंगों में या लगातार तरंगों में, लगातार तरंगों के बीच, लगातार तरंगों के बीच कालांतर। कालांतर कितना है, तो हमें लगातार तरंगों के बीच में उपस्थित कालांतर बताना है कितना होगा। अब हमें मालूम है तरंग कितने होते हैं, जैसे कि ध्वनि की चाल इस तरह से प्रोपिगेट करती है तो एक तरंग यहाँ होता है और एक तरंग यहाँ होता है। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो कालांतर होता है कितना होता है, 2 पाई होता है। कितना कालांतर होता है, 2 पाई। यहाँ पर जो कालांतर होगा कितना होगा, 2 पाई। हमारा आंसर होगा 2 पाई कालांतर पाया जाएगा। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने, एक क्षण की आवृत्ति 200 हर्ट्ज है, वायु में ध्वनि का चाल 340 है और उत्पन्न तरंगों की तरंगदैर्घ्य बताइए। क्षण की आवृत्ति क्या लिखा है, क्षण की आवृत्ति 200 हर्ट्ज है। कितनी है, 200 हर्ट्ज है। वायु में ध्वनि का वेग 340 मीटर पर सेकेंड। वायु में ध्वनि का वेग 340 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। आगे इनसे पूछा है जिन पर कालांतर
एक क्षण की आवृत्ति हो गई, तो उत्पन्न तरंगों की तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। तो उत्पन्न तरंगों की तरंग दैर्घ्य क्या पूछा है? उत्पन्न तरंगों की तरंग दैर्घ्य क्या होगी? दोस्तों इस क्वेश्चन को हमने बहुत पहले से कई बार कर चुके हैं और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से तो 9th 10th में पहुंच गया होगा। ग्रेजुएट हाई स्कूल इंटर में हम लोग इसको पढ़ा करते थे। एक फार्मूला होता है बी बराबर एन लैम्डा से। यहाँ से क्या करेंगे, हमें लैम्डा हमसे पूछा गया तो लैम्डा बराबर हो जाएगा बी अपॉन एन। तो बी की वैल्यू हमको दी हुई है 340 मीटर पर सेकेंड अपॉन एन दिया हुआ 200। कितना दिया? 200। अब इससे डिवाइड कर देंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी। कितनी हो जाएगी? 0 से 0 कैंसिल, 2 से 17 हो जाता है और यहाँ पर 0 है यानी 10, 1.7 कितना हुआ? 1.7 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ेंगे अभी हम। आप लोग हमारे YouTube चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय संजीव प्रजापति को अभी सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है, और वीडियो को लाइक कर दिया करें, दोस्तों तक शेयर कर दिया करें। कैसी लगी वीडियो ये हमें कमेंट करके जरूर बताया करें। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है 500 हर्ट्ज आवृत्ति की तरंग दैर्घ्य 360 मीटर पर सेकेंड चाल है। इसमें भी तरंग दैर्घ्य और चाल दी हुई है। इसमें हमको एन बराबर आवृत्ति कितनी दी हुई है? 500 हर्ट्ज। कितनी दी है? 500 हर्ट्ज आवृत्ति दी हुई है। और हमको चाल बी बराबर कितना दिया हुआ है? 360 मीटर पर सेकेंड। कितना दिया? 360 मीटर पर सेकेंड चाल दी हुई है। और हमसे पूछा गया दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी यदि गलांतर इतना है तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी यानी कि डेल्टा एक्स हमसे पूछा गया है। क्या पूछा गया? दो बिंदुओं के बीच की दूरी डेल्टा एक्स पूछा गया। अब कलांतर हमें पर बताया गया है डेल्टा फाई कितना बता दिया गया? 60 डिग्री। ऐसे में हमें डेल्टा फाई एक्स निकालना है तो कैसे निकालेंगे? डेल्टा एक्स के पथांतर के लिए सूत्र जो हमारा फाई के लिए सूत्र भी लिखवाया था हमें कलांतर के लिए, फाई बराबर 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। यहां से डेल्टा एक्स का मान जो होगा, डेल्टा एक्स बराबर हो जाएगा 2 पाई नहीं होगा, यहाँ पर लैम्डा अपॉन 2 पाई हो जाएगा। लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू डेल्टा फाई, ये फार्मूला हो जाता है। यहाँ पर हमें डेल्टा फाई कितना लिखा? 60 अंश। कितना लिखा है? 60 अंश। इसको हम 60 अंश यानी 60 डिग्री ऐसे लिख सकते हैं, 60 डिग्री। पर क्या है कि 60 को इस तरह से ना लिख कर यहाँ पाई/3 भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं पाई का मान कितना होता है? 180। इसको पाई/3 लिखेंगे दोस्तों तो क्या होगा? पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और हमें प्राप्त होने वाला मान लैम्डा अपॉन 6 प्राप्त होगा। कितना होगा? लैम्डा अपॉन 6। बट वी नो दैट, लेकिन तो हमें पता है, क्या पता है? लैम्डा बराबर कितना होता है? बी अपॉन एन। ठीक है ना। बी अपॉन एन डेल्टा एक्स के लिए लैम्डा की जगह पर लिख देंगे लैम्डा अपॉन 6 था, इसे बी अपॉन एन लिखेंगे तो बी अपॉन एन 6 इंटू 6। तो क्या करना है हमको? बी की जगह बी की मान रख देना, एन की वैल्यू रखनी है। बी का मान है 360 और एन का है 500 इंटू 6। 6 यानी 6 36 60। और इसके बाद में इसके काटेंगे 5 से काट दीजिए। ठीक है ना। 5 से काटेंगे 12 और इसको 5 से काटेंगे तो 100। तो इस तरह से हमें जो आंसर प्राप्त होगा 0.12 मीटर प्राप्त होगा। अगर ये ऑप्शन मीटर में लिखा हुआ है तो 0.12 मीटर हमारा पथांतर बिल्कुल सही होगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अगर ये आंसर हो सकता है आपको सेंटीमीटर में 12 सेंटीमीटर लिखा हुआ मिले तो हम 12 सेंटीमीटर 12 पर टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 11, समतल दर्पण की शक्ति कितनी है? यानी समतल दर्पण की हमसे शक्ति पूछी है। शक्ति का फार्मूला P बराबर 1/F होता है।
कितना होता है? P बराबर 1/f। क्या पूछा हमसे? समतल दर्पण की शक्ति। अब समतल दर्पण की शक्ति के लिए अगर हम f का मान निकालें, समतल दर्पण की f यानी फोकस दूरी कितनी होती है? अनंत होती है। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाएं P बराबर 1/f, तो 1/अनंत लिखेंगे, इनफाइनाइट। तो हमें शक्ति का मान कितना पता चलेगा? 0। यानी कि प्राप्त होने वाली शक्ति का ऑप्शन 0 इस तरह से भी लिखा हो सकता है, या फिर 0 इस तरह से भी लिखा हो सकता है, या इंग्लिश मीडियम में देखेंगे तो 0 इस तरह से लिखा होगा। ठीक है, इसी एक बार टिक करेंगे और अपना क्वेश्चन ठीक करेंगे। ओके, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। लिखा है 50 से दर्पण 50 डिग्री पर आनत है, प्रतिबिंबों की संख्या बताइए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, दो दर्पण, क्या है? दो दर्पण 50 डिग्री कोण पर, 50 डिग्री कोण पर आनत है। आनत मतलब झुके हुए हैं। उनके बीच रखे, उनके बीच रखे वस्तु की, वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या, वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या कितनी है, ये बताना है। दोस्तों इसके लिए एक फार्मूला होता है, प्रतिबिंबों की संख्या पता करनी है हमें क्या पता करनी है? प्रतिबिंबों की संख्या। अब प्रतिबिंबों की संख्या प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? 360 अपॉन कोण, जितने कोण पर आनत है, कितने कोण पर आनत? 50। 50 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 से बन जाए 35 और 1 बचता है 7.2। आंसर आ रहा है 7.2। इसका इंटीजर नंबर जो होता है ये ले लेते हैं। तो यहाँ पर प्रतिबिंबों की संख्या हमें कितनी मिलती है? 7। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर होगा 7। दोस्तों ये प्रश्न पीजीटी हो, एलटी ग्रेड हो, किसी भी एग्जाम में लगभग हर साल रिपीट होता है कहीं ना कहीं जरूर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सघन से विरल माध्यम में जाने पर परावर्तित तरंग का कालांतर कितना होगा? क्या लिखा है? सघन से विरल माध्यम में जाने पर परावर्तित तरंग का कालांतर हमसे पूछा है कि सघन से विरल माध्यम में जाने पर परावर्तित तरंग का कालांतर कितना होता है। मैं आपको बताता हूं, इस बात को अच्छे से ध्यान रखिएगा कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर परावर्तित तरंग का कालांतर 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। यही आंसर लिखा होगा, जब कभी भी देखेंगे तो यही आंसर लिखा होगा, अथवा 180 ना लिख करके पाई लिख देंगे। तो आपको समझ में आया कि सघन माध्यम से, ध्यान रखिएगा, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर, ठीक है, पता चले वहां पर माध्यम चेंज हो जाए, आप लगा के पाई चले आओ, ऐसा नहीं करना है। ठीक है ना। इसके बाद में अवतल दर्पण की अपसारिता घटाई जाती है, ऐसा लिखा हुआ है। लिखा है किसमें डुबोकर अवतल दर्पण की अभिसारिता
घटाई जाती है, घटाई जा सकती। अब हमारे पास ऑप्शन में लिखा होगा जल, एक तरफ लिखा हुआ तेल, एक लिखा हुआ दोनों, एक में लिखा हुआ कोई नहीं। अब आपको बता देना है कोई नहीं। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? किसमें डुबोकर अवगत दर्पण की अविशालता घटाई जाती है? तो इसमें तो लगाना ही है भाई, क्योंकि मोर ऑप्शन मोर कंफ्यूजन। अगर कोई ऑप्शन ही नहीं होता, सिंगल ऑप्शन दिया होता तो कहते हैं ना नो ऑप्शन नो कंफ्यूजन, कोई ऑप्शन नहीं है, एक ही सही आंसर लिखा है, तो हमें क्या करना था एग्जाम देने की? ठीक है ना, यहाँ पर 4 ऑप्शन देते हैं, 3 गलत होते हैं, 1 सही होता है, यानी 75% गलत होने की प्रायिकता बनी रहती है। ठीक है ना, तो हमें यहाँ बताना है कि किसमें डुबोकर अवतल दर्पण की अविशालता घटाई जा सकती है। आप ध्यान रखिए, अवतल दर्पण की अविशालता माध्यम पर निर्भर नहीं करती। यहाँ पर कोई नहीं आंसर ठीक होगा। ठीक है, जल और तेल किसी में भी डुबो दें, अवतल दर्पण की अविशालता परिवर्तित नहीं होती, ना वो घटाई जा सकती है ना वो बढ़ाई जा सकती है। अगला क्वेश्चन लिखा है, माध्यम परिवर्तन में तरंग का गुण नहीं बदलता। अगला क्वेश्चन है, माध्यम परिवर्तन में जब माध्यम प्रकाश तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, माध्यम परिवर्तन में प्रकाश तरंग का गुण नहीं बदलता। अब हमारे पास गुण लिखे रखे, आयाम, आवृत्ति, आवृत्ति, आवर्तकाल, आवर्तकाल, अगला लिखा होगा नो, कोई नहीं, कोई नहीं। अब हमें बताना है माध्यम में परावर्तन में, माध्यम परिवर्तन में प्रकाश तरंग का कौन सा गुण है जो परावर्तित, जो नहीं बदलता? आप ध्यान रखो, प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, किसी भी माध्यम में अगर प्रवेश करती है तो उसकी आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसीलिए यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा बी ऑप्शन, आवृत्ति। आवृत्ति कभी भी नहीं बदलती है। ठीक है ना, इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वायु के सापेक्ष जल और कांच के अपवर्तनांक दिए हुए हैं और हमारे पास जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक पूछा गया है। क्या लिखा है? वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है? 3/2। कितना दिया? 3/2। अब वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक भी हमें मिला हुआ है 4/3। ऐसी कंडीशन में अगर हमसे पूछा जाए जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, क्या पूछा गया? जल के सापेक्ष, यही हमारा प्रश्न है, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक क्या हुआ? ठीक है दोस्तों, हमें मालूम है वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक होता है, इसको हम ANW लिखते हैं, 3/2 लिखा हुआ है। दूसरा, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, इसको ANG से शो करते हैं, इसका मान 4/3 लिखा हुआ है। हमसे जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक WNG पूछा है, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक WNG पूछा है।
जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक WnG निकालने का फार्मूला का WnG बराबर होता है ANG अपॉन ANW, ANG अपॉन ANW। ANG का मान हमें पता है कितना है, 4/3, और बाद में और क्या लिखा हुआ है ANW नीचे लिखेंगे, तो 3/2 जो लिखा हुआ है ये ऊपर चला जाएगा, तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2/3। इस तरह से WnG का मान हमको मिल जाएगा 4 दूनी 8/9। यही हमारा आंसर है। ठीक है, हमको ANG ANW दिया हुआ है और WnG पूछा हुआ है, इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। WnG बराबर होता है ANG अपॉन ANW। ठीक है ना। इसके बाद में हम लोग आगे ऑप्टिक्स का एक क्वेश्चन देखेंगे। ऑप्टिक्स के क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कठिन क्वेश्चन पे ध्यान ना दें, क्योंकि जो कठिन क्वेश्चन होते हैं PGT सीरीज में आते हैं। PGT में बहुत इजी वन लाइनर क्वेश्चन समझ लीजिए उसी तरह के आते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों लिखा हुआ है, अवतल दर्पण की त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। क्या लिखा है, अवतल दर्पण की त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, तो वस्तु कहाँ रखें, तो वस्तु कहाँ रखें कि प्रतिबिंब 2 गुना प्राप्त हो या प्राप्त हो। ठीक है दोस्तों, ये हमारा प्रश्न है, अवतल दर्पण की त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, तो वस्तु कहाँ रखें कि प्रतिबिंब 2 गुना प्राप्त हो। ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 17। क्वेश्चन नंबर कितना था, 17। अब देखिए R बराबर हमको कितना दिया हुआ है, 40 सेंटीमीटर। इससे यहाँ से हमें क्या पता चलता है, F की वैल्यू कितनी है, 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन हमारे पास लिखे रहते हैं 40 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। अब इसमें से हमें सही ऑप्शन छाटना होता है, क्योंकि 20 सेंटीमीटर को टिक नहीं कर सकते, फोकस है, फोकस पे कोई वस्तु रखेंगे। इसके बाद में हम चलते हैं, कहने का 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी हो गई ना, तो वस्तु कहाँ रखे, प्रतिबिंब 2 गुना बने। इसकी ट्रिक बताता हूँ, कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं करनी पड़ेगी आपको। इसकी ट्रिक क्या है कि अवतल दर्पण के सामने ये फोकस दूरी होगी, और फोकस मान लिया त्रिज्या R, ये यहाँ पे R हो गया, ये फोकस दूरी है। आप F में F दुगना प्रतिबिंब बनता है, तब जब प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु की जो दूरी होती है F प्लस F/2 होती है। कितनी होती है, F प्लस F/2 होती है प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी क्या होती है, वस्तु की दूरी E बराबर। यहाँ से अगर सॉल्व करें तो F बराबर में कितना मिलेगा, 20 प्लस 20/2, 2 दहेंगे 20 बराबर 20 प्लस 10 बराबर 30 सेंटीमीटर, बराबर 30 सेंटीमीटर। बी ऑप्शन हमारा ठीक हुआ। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 18। एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताना है। एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रश्न लिखा है, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। दोस्तों, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताने पूछा जाता है, तब हमारे पास एक फार्मूला होता है, Q बराबर NE। यहां से N की वैल्यू हमसे पूछी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब Q का मान हमको दिया है 1, तो Q अपॉन E हो जाता है। Q का मान 1 दिया है, E का मान हम जानते हैं कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻⁹। इसको सॉल्व करेंगे
तो हमारे पास आएगा 6.25 इंटू 10⁻18। ठीक है, ये हमारे पास एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान प्राप्त हो चुका है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। इन प्रश्नों को देखकर टीजीटी स्टूडेंट निराश ना हो, उन्हें अपना लेवल पता चल रहा होगा, उनके पास इसी लेवल के प्रश्न आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 लिखा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के खोखले कोष को 10 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है, कोष के केंद्र पर विद्युत विभव बताइए। क्या लिखा है? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के खोखले कोष को, कैसा कोष है? खोखले कोष को 10 वोल्ट तक, कितने? 10 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है, आवेशित किया जाता है या आवेशित करते हैं, तो कोष के केंद्र पर, कहाँ? कोष के केंद्र पर विद्युत आवेश बताइए या विद्युत विभव बताइए, ऐसा लिखा होगा। केंद्र पर विद्युत विभव बताइए, विद्युत विभव क्या होगा? दोस्तों जब हम आपको बता दें 5 क्वेश्चन लिखा हुआ है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के खोखले कोष को 10 वोल्ट तक आवेशित करते हैं, तो कोष के केंद्र पर विद्युत विभव बताना है। हम किसी गोलीय कोष को जितना आवेश देते हैं, जितने वोल्ट तक आवेश देते हैं, वो वोल्ट ही उस खोखले गोले के लिए उसके केंद्र पर विद्युत विभव के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर 10 वोल्ट, 15 वोल्ट, 20 वोल्ट, 40 वोल्ट इस तरह के ऑप्शन लिखे हो तो 10 वोल्ट ही हमारा सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 लिखा हुआ है किसी समविभव प्रश्न, किसी समविभव प्रश्न पर धन आवेश, ये प्लस आवेश लिख दिया मैंने, इसका मतलब है धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, दूसरे बिंदु पर तक ले जाने में किया गया कार्य। इसके ऑप्शन रहते हैं 5 जूल, 10 जूल, 0 जूल, अनंत जूल। अब हमको बताना है कि समविभव पृष्ठ पर आप धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा। दोस्तों हम आपको बताएं, समविभव पृष्ठ पर हम जब किसी एक आवेश को किसी दूसरे आवेश, एक बिंदु धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं तो वहां पर कोई कार्य नहीं प्राप्त होता है। और जब हमें कोई कार्य प्राप्त नहीं होता है तो उसमें हम क्या कंडीशन में क्या लिखते हैं? प्राप्त कार्य का मान लिखते हैं 0 जूल। कितना लिखेंगे? 0 जूल कार्य प्राप्त होगा। ठीक है ना, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21 हमसे पूछा गया है, अल्फा कण पर आवेश की मात्रा बताइए। 21 नंबर का क्वेश्चन लिखा है, अल्फा कण पर आवेश की मात्रा बताइए। दोस्तों हम जानते हैं अल्फा कण क्या होता है, सिर्फ 2H। अल्फा कण क्या है? हीलियम परमाणु का नाभिक होता है। हीलियम परमाणु को अल्फा कण कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्फा कण। 2He4 ऐसा बोलते हैं।
इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाती है? 2 हो जाती है। ठीक है ना। यहाँ से हमें n बराबर कितना मिल जाता है? ये n बराबर 2 मिल गया। इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ना कि ई का मान। ठीक है, तो Q बराबर n ई से n बराबर 2, ई का मान हमें पता है 1.6 10⁻⁻19। तो कितना हो जाएगा? 3.2। थोड़ा दूनी 32 होता है ना, 3.2 10⁻⁻19 कूलम। ये हमारा अल्फा कण पर आवेश की मात्रा हो गई। ठीक है ना। आवेश की मात्रा का आंतरिक मान अल्फा कण पर कितना है? 3.2 10⁻⁻19। इस तरह के प्रश्न आएंगे एग्जाम में, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे स्टूडेंट्स करेंगे। और हमारा वीडियो को लाइक करते रहिएगा, क्योंकि यहीं से आपको परीक्षा में बनने वाले बहुत सारे प्रश्न प्राप्त होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 22 लिखा है, वायु के बुलबुले को आवेशित करने पर त्रिज्या किस प्रकार प्रभावित होती है? लिखा है, वायु के बुलबुले को ऋणावेशित करने पर त्रिज्या। अब इसके बाद में लिखा होता है त्रिज्या घटेगी, त्रिज्या बढ़ेगी, अपरिवर्तित रहेगी, अपरिवर्तित या कोई नहीं, कोई नहीं। आप ध्यान रखिए, वायु के बुलबुले को जब ऋणावेशित करते हैं तो वायु के बुलबुले की जो त्रिज्या होती है वो हमेशा बढ़ती है। त्रिज्या बढ़ेगी। आएगा समझ में? वायु के बुलबुले को जब भी ऋणावेशित करते हैं तो उसकी जो त्रिज्या होती है, उसका आकार है वो बढ़ता है। ठीक है ना। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास है, दूरी और विस्थापन के अनुपात का आंकिक मान बताइए। क्या है 23 में? दूरी और विस्थापन का आंकिक मान पूछा। दूरी और विस्थापन की अनुपात का आंकिक मान बताइए। ऑप्शन लिखा होता है, लेस देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 1 0, 1 एंड 0। अब इस तरह से अगर पूछा जाए दूरी और विस्थापन का मान कितना होता है, इसका अनुपात कितना होता है, मैं आपको बताऊं। पहले तो दूरी के लिए एक सिग्निफिकेंस मान लीजिए, क्या होता है? एस दूरी हो जाती है। विस्थापन को अगर हम डी लिखते हैं, विस्थापन को हम कहते हैं डी। आप बताइए, अगर हम कहीं पे प्रोपेगेशन इस चीज को समझते हैं, जब हम इस फिनोमेना को समझते हैं तो वहां पर क्या होता है? एस दूरी विस्थापन आपस में बराबर हो सकते हैं। 100% सही बात है, ये दोनों बराबर भी हो सकते हैं। लेकिन क्या विस्थापन दूरी से बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि विस्थापन हमेशा आप तो छोटा होगा लेकिन बड़ा नहीं होगा, ये छोटा होगा। अब एक समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया, इन दोनों को आपस में मिला दीजिए। एस लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू डी। अब हमसे विस्थापन किस तरह का अनुपात पूछा है? दूरी और विस्थापन का। तो पहले दूरी लिख लीजिए, एस अपॉन डी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये आंकिक मान हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है ना। उम्मीद है यह बात आपकी समझ में आई होगी दूरी और विस्थापन के बाद। इसके बाद में अब हमारे पास बहुत छोटा सा एक प्रश्न बनता है, फिर से लिखा हुआ है प्रतिरोध। क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर होगा ये हमारे पास 24। लिखा है प्रतिरोध आर की विमा है।
अब इसके बहुत सारे ऑप्शन लिखे हुए हैं। हमसे पूछा प्रतिरोध आर की विमा है, तो हमें प्रतिरोध आर की विमा बताइए। हम बताते हैं आपको प्रतिरोध आर की विमा अभी हमने बताई थी। आर की विमा कितनी बताई थी? 12-32। कितनी बताई थी? 12-32। 12-32 को हम खोलेंगे तो क्या लिखेंगे? 12-32 MLT A। तो प्रतिरोध की जो हमें विमा मिलती है ML²T-3 D-2, ये हमें प्रतिरोध की विमा प्राप्त हो जाती है। ठीक है दोस्तों, आज के हमारे इस सेशन का अंतिम प्रश्न है, परम शून्य ताप क्या होता है? परम शून्य ताप क्या होता है? परम शून्य ताप वह ताप जिस पर किसी गैस के अणुओं की गति क्या होती है? रुक जाती है। क्या? अणुओं की गति रुक जाती है, परम शून्य ताप कहलाता है। अब लिखा है परम शून्य ताप है, परम शून्य ताप। तो परम शून्य ताप का मान कितना होता है? अगर केल्विन में पूछा जाए तो परम शून्य ताप का मान होता है 0 केल्विन। ये आप ध्यान रखिएगा। इसी के साथ में मैं आपको एक और ताप बता देता हूँ, त्रिक बिंदु क्या होता है। ये क्वेश्चन नंबर 25 था, तो ये 26 हो जाएगा। लिखा है त्रिक बिंदु। ये त्रिक बिंदु भी बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। लिखा है त्रिक बिंदु क्या है? त्रिक बिंदु क्या होता है? वह ताप जिसमें पदार्थ की तीनों अवस्थाएं प्राप्त होती हैं, वो त्रिक बिंदु होता है। इसका मान होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ हमारा आज का सेशन जो फिजिक्स रिवीजन से संबंधित था आपको पसंद आया होगा। और हाँ, हमारे YouTube चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय संजीव प्रजापति जी को आप YouTube पर जाकर के, आप नीचे दिखा होगा, उसको जाकर के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे ही हमारे पास रणनीति ये है स्ट्रेटजी पढ़ाई करने की कि इसके बाद हम लोग पीरियोडिक टेबल और हीट यानी ऊष्मा से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आया है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि वीडियो कैसा लगा और आपको किस तरह का वीडियो, किस तरह के प्रश्नों का लेवल और बढ़ाना है घटाना है वो बताते रहिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक आपके दोस्त भी हमारे इस वीडियो का फायदा ले सकें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।